अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। बच्चों, अब हम लोग इस चैप्टर को आज इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे इस चैप्टर का, क्योंकि बस इसका एक ही टॉपिक बाकी है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। बेटा, आपको पता है आपकी ज़मीन के गिर्द ना कार्बन डाइऑक्साइड ने ना एक इन्वेलप बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अर्थ के गिर्द ना एक और इन्वेलप मौजूद है। वो किसका बना हुआ है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, यानी एक और लेयर बनी हुई है जो कार्बन डाइऑक्साइड की बनी हुई है। ये लेयर क्या करती है कि ये सन की जो हीट होती है ना, गर्माइश होती है, उसको ना हम तक आने देती है। यानी जो सूरज है, इसकी जो तपिश है उसको हम तक आने देती है, अर्थ तक आने देती है। हमारी अर्थ से हम तक आने देती है। अच्छा, अब क्या होता है कि और ये जो रेज़ होती है अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाती हैं। अब ये जो रेज़ होती है ना, दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड ऑफ द अर्थ सरफेस एंड रिटर्न टू द अपर एटमॉस्फेयर। ये जब ज़मीन की सरफेस से टकराती है ना, तो कुछ तो वापस ही चली जाती हैं। ठीक है, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल लेयर है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मेंटेन है, तो हमें ज़ाहिर है हमें हमारी ज़मीन का टेम्परेचर भी तो हमें उसको सही करना है ना। अगर हमारे पास हीट ही नहीं आएगी तो ज़मीन का टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्दी ज़्यादा हो जाएगी। सही है, तो ये इस वजह से हमें हीट भी चाहिए होती ताकि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म रहे, गर्म रहे। ठीक है, तो इसमें ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, उसका एक हमें ना नॉर्मल हमें उसको ना मेंटेन रखना पड़ता है उसकी एक लिमिट तक, ऑप्टिमम लिमिट तक। सही है, ताकि हमारा जो टेम्परेचर है ना वो हमें कंफर्टेबल रहे हर तरह से। अच्छा, अब देखो हमारे पास अगर करंट एवरेज देखें टेम्परेचर की, वो कितनी है? 15 सेंटीग्रेड है। ठीक है, द अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी अराउंड -20 सेंटीग्रेड। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो -20 सेंटीग्रेड हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कैसे मौजूद है? एज अ कंटामिनेंट तौर पे मौजूद है। ठीक है, यानी कि आपने देखा है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए नेसेसरी है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए नेसेसरी है, हम लोगों के लिए नेसेसरी नहीं है। आप लोगों ने एक प्रोसेस का तो सुना ही होगा, फोटोसिंथेसिस का। आई थिंक से ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब समझ लेंगे ना तो फिर आसान होगा, डायग्राम से और अच्छे से समझ आएगा। बेटा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी को यूज़ करके हमारे पास ना एक कंपाउंड बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज बनाया जाता है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही साथ हमारे पास ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है। सही, यानी आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं हम फोटोसिंथेसिस में, और ये कब होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ करते हैं और एमिट क्या करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। जिसकी वजह से ये होता है कि इन दोनों गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान इक्विलिब्रियम क्रिएट रहता है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे लिए तो फ़ायदेमंद है, लेकिन प्लांट्स को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों को मेंटेन रखना पड़ता है। ठीक है, इनको डिस्टर्ब नहीं करने देना चाहिए। आप ये देखें, ये पूरा वही प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कि रेस्पिरेशन हो रही है। एनिमल्स क्या करेंगे? ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को लेके किस में कन्वर्ट करें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और इसी को प्लांट्स जो है वो किस में कन्वर्ट करें? दोबारा से ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। सही है, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट अ हार्मफुल गैस। देखो, ये बात तो हमें पता चल गई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। बट इफ़ अगर ऐसा हो जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा हमारे पास? तब बेटा हमारे पास ये होगा कि हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के रेट में इंक्रीज़ कब आता है? मतलब ये कब इंक्रीज़ होती है? तब इंक्रीज़ होती है जब आपके जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी कंबशन होती है, यानी वो जलते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से। कंबशन के प्रोसेस होते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। और ये कैसे काम करती है? काम करती है ग्रीन हाउस ग्लास वॉल के तौर पे, यानी कि अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड और UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेस को सूरज से हम तक आने देती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमें ना ये सब एक टेम्परेचर, मतलब हमें चाहिए हीट, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। कुछ इंफ्रारेड लाइट्स होती है ना, वो क्या होता है वो जब रिलीज़ होती है ना तो उसको अर्थ जो है ना पकड़ के रख लेती है, जिसकी वजह से ये होता है कि हायर कार्बन डाइऑक्साइड जब कंसनट्रेशन होगी तो इंफ्रारेड रेडिएशन हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, तो इंफ्रारेड रेडिएशन
शुआएँ, इंफ्रारेड शुआएँ जो होती हैं हमारे पास, रेडिएशन, उनको अर्थ की जो सरफेस जो है वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, और जनरेट भी करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या नुकसान होगा, जिसकी वजह से होगा कि भाई ज़मीन तक जो हीट आ रही है सूरज से, उस हीट ने वापस भी तो जाना है ना, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम लिमिट तक जो है वो एब्जॉर्ब होगी, बाकी ने तो वापस जाना है। लेकिन ये इंफ्रारेड रेज जो हैं ये उसको जाने नहीं देती, उसको रोक के रखती हैं, ठीक है। इसकी वजह से हम नहीं कहते गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से क्या होता हैगा कि सरफेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, ये एटमॉस्फेयर में राइज आ जाता हैगा, ठीक है। अब उसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर जो है वो प्रोग्रेसिवली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई, ठीक है, इसने हीट एनर्जी को आने दिया, इसने यूवी रेस को आने दिया, इसने इंफ्रारेड को आने दिया, और इसने भी इंफ्रारेड को वापस जाने भी नहीं दिया, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से तपिश ज़्यादा हो गई, टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ होता गया, और हमारे पास इस अफेक्ट को हम कहते हैं ग्रीन हाउस अफेक्ट, ठीक है। जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा हो जाती है ना, तो उसका बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अपने इम्पैक्ट के साथ, इफ़ेक्ट के साथ। जितना ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का, उतनी ज़्यादा हीट जो है वो ट्रैप होती है। यहाँ पे लिखा अभी, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द ग्रेटर विल बी द हीट ट्रैपिंग और वार्मिंग, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमारे पास ना कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी होती है? हमारे पास ज़मीन के एटमॉस्फेयर में होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, ये सब आप पढ़ के आए हैं, आपके लिए कैसे नुकसानदेह होता है। तो आप ये देखें ये आ रही है ज़मीन और एनर्जी को एब्जॉर्ब किए जा रही है, एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर रही है। तो अब इसके अफेक्ट्स क्या आते हैं? इसके इफेक्ट से आते हैं द अक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। जब अब आप देखें, आपके पास जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा ना, तो हर साल ना आपके जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ जाएगा। तो अब एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर जो है ना, वो हर साल ना कितना बढ़ता है? 0.05 डिग्री। दिखने में तो बहुत कम लग रहा है ना, लेकिन आपको पता है क्या होगा? आज 0.05 है, आज से 10 साल बाद ये 1 सेंटीग्रेड तक तकरीबन इंक्रीज़ कर जाएगा, या उससे भी ऊपर, फिर 2 सेंटीग्रेड। तो बेटा ये नुकसान देना, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एकदम टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि आप लोग उसको काबू नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा ये क्या करता है, ये वेदर के जो पैटर्न्स होते हैं ना, उनको शिफ्ट कर देता है, उनमें चेंजिंग्स क्रिएट कर देता है। अचानक से वेदर कुछ हो जाता है, अचानक से कुछ हो जाता है, सही है। इसके अलावा जो अब देखो, हमारे पास कुछ पहाड़ है जिनके ऊपर ना बर्फ़ जमी हुई है, तो वो जो ग्लेशियर्स होते हैं, स्नो कैप्स होते हैं, उनको ये क्या कर देता है? उनको मेल्ट कर देता है, पिघला देता है, जिसकी वजह से किसका ख़तरा होता है? सैलाब आने का ख़तरा होता है, साइक्लोन्स आने का ख़तरा होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, ज़ाहिर है जब ये पिघलेंगे करेंगे तो समंदर के पानी भी बढ़ जाएगा। अगर समंदर का पानी अभी इतना था तो अब इतना हो जाएगा। उसकी वजह से भी क्या होगा कि ऐसे रीजन जहाँ पे समंदर ऊपर है और वो शहर नीचे है, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपके पास जो है सैलाब आ जाएगा। जब सैलाब आएगा तो वो सबमर्ज हो जाएंगे, यानी कि डूब जाएंगे, ठीक है। कहते हैं ना, कराची जो है वो नीचे है और समंदर ऊपर है, ठीक है। बस ये इतना सा था। इट वॉज क्वाइट ईजी, ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हुई हो तो आप बता सकते हैं। इसके MCQs वगैरह जो है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आप लोग की MCQ सीरीज़ तो चल ही रही है, सही है। अब जो हमारे पास इंशाल्लाह अगला चैप्टर होगा वो हमारे पास इसी का पार्ट जो है वो दूसरा होगा, जो है हमारे पास वाटर। वैसे तो बज़ाहिर ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन वाटर आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वाटर जो है वो सॉल्वेंट के तौर पे आपके पास वर्क करता है, ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि चैप्टर बहुत बड़ा है तो पता नहीं इसके अंदर क्या क्या होगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। इसके अंदर आप वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, आप पानी की डिज़ीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पानी की वजह से क्या डिज़ीज़ पैदा होती हैं, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, हमारा जो पानी है, अक्सर पानी बहुत नमकीन हो जाता है जिसके अंदर कपड़े नहीं धुल पाते हैं, पानी की हार्डनेस क्या होती है कि उसको रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे विद आल्सो द अफेक्ट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर, हर चीज़, ठीक है।
तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।